फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? फंडामेंटल्स ये तो समझ में आ ही गया है कि फंडामेंटल वाला जो चैप्टर है वो इंडिविजुअल कोई वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो जाता है कि हर एक चैप्टर का बेस तो वो है ही, क्योंकि उसमें आप सारे बेसिक सीख रहे हो कि पार्टनरशिप में आखिर होता क्या क्या है, राइट? तो फंडामेंटल्स में सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो सीखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो ये ध्यान रखो, पार्टनरशिप का मतलब हुआ जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ऑन एग्रीड रेशो। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कहीं भी रेशो मेंशन नहीं है, एग्रीड रेशो। टू शेयर प्रॉफिट्स, कहीं भी लॉसेस मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉसेस वो शेयर नहीं करते हैं। ये सब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में तुम्हें घुमा देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। तो ऐसा नहीं है कि टू शेयर प्रॉफिट्स है तो लॉसेस को शेयर नहीं करेंगे। एक्चुअली में प्रॉफिट्स ही पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो अगर नेगेटिव प्रॉफिट्स हैं तो वो लॉसेस ही हो गए ना। तो बात वही है, तो कभी भी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि दे डोंट शेयर लॉसेस, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर प्रॉफिट्स उनके हैं तो लॉसेस भी उनके हैं, ठीक है। अब उसके अलावा एक्टिंग बाय ऑल और वन फॉर ऑल, मतलब अगर मान लो 4 पार्टनर्स हैं तो उनमें ऐसा नहीं है कि चारों के चारों काम करें, हो सकता है बाकी स्लीपिंग हो, एक ही एक्टिव हो, तो ऐसा भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सबका काम करना ज़रूरी है। और अगर काम करेंगे तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, मतलब वो क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर उन्हें क्लेम करनी है सैलरी तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप डीड अगर बनाएंगे, डीड मतलब एग्रीमेंट, जनरली इट शुड बी रिटन, और अगर ओरल है तो वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एज अ वैलिड प्रूफ हम यूज़ कर सकते हैं कि या तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और अब तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वैलिड नहीं होती, बीच में एक फेज़ आया था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वैलिड थी, लेकिन अब एआई की वजह से, क्योंकि कोई भी किसी की आवाज़ में कन्वर्जन पॉसिबल है, तो अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी एआई इतना नहीं हुआ कि वीडियो में टोटली चेंज कर दे, पता लग जाता है कि इसमें एआई यूज़ हुआ है, ऑडियो में अभी नहीं पता लग पा रहा, इतना स्ट्रांग हो गया। तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो या रिटर्न एग्रीमेंट हो, साइन बाय ऑल। और जहाँ तक फोर्जरी की बात है, देखो वो तो फिर कहीं भी हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है, उसका फिर कोई मुकाबला ही नहीं है, प्रिकॉशंस हम लेते हैं सिर्फ। तो अगर तो रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसमें नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस, एवरीथिंग, कितनी कैपिटल लगाई, क्या बिजनेस का मोटिव है, सैलरी, इंटरेस्ट, हर बात मेंशन होती है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, ये सब नो, बिग नो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी केस में ये कभी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरह के लोन होते हैं, एक बाय पार्टनर टू फर्म, एक बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है। तो जो बाय पार्टनर टू फर्म है, दिस इज अ लायबिलिटी एंड दिस इज एन असेट, तो इस पे इंटरेस्ट नो, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इंटरेस्ट किस पे है? इस पे 6% पर एनम, ये ध्यान रखना, पर एनम है। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन दिया था, उससे मैंने लिखा था कि 12% एज द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो ही गेट दैट मच ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों ने लिख तो दिया नो, बट किसी ने भी लिख दिया कि ऑल्दो 12% इंटरेस्ट शुड बी गिवन एज दिस इज अ प्रिवेलिंग। अरे भाई कहानी लिखनी नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं इतनी कहानी, जस्टिफिकेशन किस बात का दे रहे हो तुम? तो वही वाली बात है, वकील थोड़ा ना बनना है हमें कि हम वकील बन के उसको पार्टनर की वकालत करेंगे, नहीं करनी हमें कोई वकालत। बट अगर ऐसा हो कि क्या कहते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड हो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो डीड में 15% लिखा हम 15 देंगे, 20 लिखा हम 20 देंगे, जो लिखा दे देंगे। डीड नहीं है तब की बात हो रही है कि डीड नहीं है तो क्या करेंगे, डीड नहीं है तो 6% पर एनम ही देंगे, ठीक है। और वो भी कौन से वाले लोन पे? जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, जो कि लायबिलिटी है, उस पे देंगे, ठीक है। अगर किसी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ जाता है? चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट,
तो रिटायरमेंट डेथ तो चलो हर एक पार्टनर की अपनी डिसीजन है, लेकिन चेंज इन PSR और एडमिशन, ये दो बातें रिकॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। इसमें 100% वोटिंग चाहिए। मतलब अगर एक पार्टनर भी अड़ गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आप नहीं कर सकते ऐसा। बट अगर मेरे को ये है कि मुझे इससे सामान खरीदना है, अब मेरे बाकी पार्टनर्स तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, और किसी एक पार्टनर ने बोला कि नहीं लेना, तो हम कहेंगे तू बैठ, हम तो ले रहे हैं। मेजॉरिटी का स्टेक होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ बोलो। और आपने क्वेश्चन दिया था इसमें गराज वाला भी था कि उसका गराज है तो उसका रेंट। अब आते हैं इस पॉइंट पर आ जाते हैं अब, कि अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, चाहे वो रेजिडेंस हो, चाहे वो गैराज हो, चाहे उसका ऑफिस हो, व्हाटसोएवर, तो उसको अगर उसका रेंट चाहिए तो भाई डीड में लिखवा लो कि हमें रेंट चाहिए। अब आप बड़े अच्छे बन रहे हो, अरे कोई बात नहीं, अपना ही तो बिजनेस है। फिर जब देखा कि बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो लालच आ गया, भाई इतना प्रॉफिट कमाया है तुमने, मेरा ऑफिस नहीं होता तो कमाते क्या तुम इतना प्रॉफिट, तो मेरे को तो रेंट चाहिए इसका। तो भाई तो अब नहीं मिलेगा रेंट, अब नमस्ते, अब बस प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। इवन कोई पार्टनर है वो बहुत अच्छा कुछ काम कर रहा है और उसने कहा कि देखो तुम अगर उससे सॉफ्टवेयर बनवाते या उससे वेबसाइट बनवाते तो उसे 25,000 रुपये देने पड़ जाते, 30,000 रुपये देने पड़ जाते, मैंने बना दिया तो मुझे दे दो। तो भाई तुमको एक्स्ट्रा काम करने की सैलरी चाहिए, ये बात पहले से बोलनी चाहिए थी ना, अब क्यों खड़े हो रहे हो तुम? तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको पार्टनर को सैलरी चाहिए तो पहले से बताना होगा, वरना कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई रेंट नहीं मिलेगा। अगर आप एडिशनल पैसा भी दे रहे हो, एज अ लोन दे रहे हो, तो आप ये एग्रीमेंट बनाओगे कि मैं इसको एज अ लोन दे रहा हूँ तो आपको 6% मिलेगा। लेकिन अगर आपने एडिशनल कैपिटल दी और फिर बाद में कहा कि नहीं मैंने तो लोन दिया था, तो ऐसे बाद में नहीं होता कि नहीं मैंने तो लोन दिया था। ठीक है, हाँ बोलो। अगर हमने फर्म से लोन लिया एंड फिर हमने उससे प्रॉफिट्स कमाए, तो क्या हम प्रॉफिट्स के साथ से लोन वापस करेंगे या फिर? हाँ गुड पॉइंट। देखो अब क्या हुआ कि हम सारे पार्टनर्स हैं, हम सब पार्टनर्स में से मैंने फर्म से लोन ले लिया, यानी कि ये वाला हो गया बाय फर्म टू पार्टनर, और मैंने उस पैसे को कहीं पे लगाया, मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मेरा प्रॉफिट है क्योंकि मैंने बोरो किया है ना फर्म से। फर्म चाहे तो मुझसे उसका इंटरेस्ट ले सकती है, ये फर्म की मर्जी है, या बाकी मेरे अलावा जितने बाकी पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी से चलेगा कि वो ले लेगी। बट अगर मान लो मैं ही ट्रेजरर हूँ, मतलब मेरे पास ये सारे पैसे रहते हैं और मुझे ही पता है कि मैंने इस फॉर्म के इस पैसे में से इतना पोर्शन अभी कहीं नहीं यूज़ होने वाला, मैंने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया और उससे पैसा कमाया, फॉर्म का पैसा फॉर्म में डाल दिया और प्रॉफिट अपने पास रख लिया, तो क्या ये सही है? नहीं, तब उसको देना पड़ेगा। मैं ये लॉजिक दे रही हूँ कि भाई मैंने फर्म के पैसे, फर्म को जब चाहिए थे उतने पैसे उसे मिल तो गए, फर्म का तो मैंने नुकसान नहीं किया। बट आपने फर्म के पैसे को बिना इजाजत के इस्तेमाल किया, वो गलत है। प्लस मैं फर्म की पार्टनर हूँ, मुझे पता है मेरे इस फर्म के क्या लूप होल्स हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, मैंने उसके पैरेलल उसके कंपटीशन में एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो भी गलत है। उससे मैंने प्रॉफिट कमाया, तो अब वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? और वो बिजनेस मैंने अपने नाम से नहीं किया, मैंने अपने बच्चे के नाम से कर लिया, मैंने यश के नाम से कर लिया, मेरा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है तो कोई क्लेम भी नहीं कर सकता, लेकिन यश मेरे को बहुत ऑनर करता है, बड़ी इज्जत करता है, वो मेरी बड़ा ईमानदार बच्चा है वो मेरा। उसने कहा अरे मैम आप खोल लो मेरे नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप कुछ नहीं, मैं संभाल भी लूँगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, ये वो बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा है वो। बट अगर ये पता लगा कि दैट बिजनेस इज गवर्न्ड बाय मी पैरेलली इन कॉम्पिटिशन टू माई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस, तो है तो ये फ्रॉड ही। मैं उसके नाम से सब कुछ कर रही हूँ बट है तो ये फ्रॉड ही। तो जब भी पता लगेगा तो उस बिजनेस का प्रॉफिट भी यहाँ ही आएगा, क्योंकि एथिकली दिस इज रॉन्ग। अगर कोई बिजनेस है, जैसे अगर हम लोग एक पार्टनरशिप कर रहे हैं और एक और बिजनेस खोलते हैं हमसे, कोई जो सपोर्टिंग बिजनेस है उसके लिए, सपोर्टिंग है तो सपोर्टिंग है ना, कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। सपोर्टिंग है तब तो आपने खुलेआम बताया है ना भाई, आपका जो बिजनेस है पार्टनरशिप में वो क्लॉथ मेकिंग का है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का है कि आप उसे शर्ट्स बना रहे हो, ट्राउजर्स बना रहे हो।
अब मेरा अलग से एक बिजनेस है, वो मेरा है सिंपल क्लोथ मेकिंग का, तो मैं जो रॉ क्लोथ है वो सप्लाई कर रही हूँ। तो पार्टनर्स को पता है ना कि मैं ही हूँ उसकी ऑनर और मैं ही सप्लाई कर रही हूँ। कंप्यूटर तो वो हो गया ना जो तो यहाँ तो सब कुछ ओपनली पता है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओपनली सब कुछ बता के करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ज़्यादा शाने बन रहे हो, आपको पता है कि इन्होंने कौन से मार्केट कवर किया है और इनका क्या प्राइसिंग है, क्या कॉस्ट है। आप कंपटीशन में उससे कम प्राइस पे बेचना शुरू करते हो तो गलत है ना, ठीक है। लॉसेस के लिए पूछना था, अगर फर्म किसी प्रॉपर्टी या कुछ यूज करें एंड बाद में लॉस हो जाए तो क्या फर्म बेयर करेंगे, हम ही करेंगे? हाँ तुम ही करो, प्रॉफिट फर्म का होगा, लॉस तुम्हारा है। ठीक है। अभी आपने एक स्टेटमेंट बोली थी ना स्टार्टिंग में कि अगर वो असर्शन रीजनिंग में लिखा हुआ आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट जो है वो होता है, तो उसमें अगर स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है दोनों चीजें तो भी सही है। अरे बेसिकली लॉस माइनस प्रॉफिट ही तो लॉस हो गया ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी तो पार्टनरशिप डीड की बातें हो गई। अब बातें ये आती हैं, ये एक तो ये एमसीक्यूज में जनरली क्वेश्चन आता है जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें जो हमारे पास आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी जर्नल एंट्रीज मेजरली जो 6 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाती हैं कि जर्नल एंट्रीज पास करो। कई बार ऑप्शन में भी आ सकती हैं क्योंकि पूरी पार्टनरशिप में चॉइस आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करें तो फंडामेंटल्स में से आराम से 8-10 नंबर का पेपर तो आ ही जाता है, मतलब 35 में से 10 नंबर के तो फंडामेंटल्स आ ही जाती है आराम से, तो अच्छा खासा वेटेज होता है ये, ठीक है। तो अब हम एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना सीखते हैं, ठीक है। अब पहले समझ लो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे कैपिटल चेंजेस या तो एडिशनल कैपिटल और या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर आपने एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल किया है तो ही कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है तो ही इसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बाकी सब चेंजेस कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नॉर्मल ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब करंट में जाएगा। तो इसीलिए जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसके कैपिटल अकाउंट में इसका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि आप जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो मैक्सिमम उतनी कर सकते हो जितनी कि आपकी कैपिटल है इंट्रोड्यूस्ड, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैपिटल चेंजेस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग में आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फ्लक्चुएटिंग है, इसमें सब कुछ आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस इधर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ड्राइंग्स है। ये जो ड्राइंग्स हमें मेंशन होते हैं ये हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, ये हमेशा ही ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, शेयर ऑफ लॉस है, ठीक है ना। तो ये सब आइटम्स इधर आते हैं। तो अगर आपसे कभी बोला जाए गिव अ स्पेसिमेन ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के स्पेसिमेन में ये फंडामेंटल्स वाला ही स्पेसिमेन आता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, आईओसी हो गया, सैलरी कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब इधर मिल जाता है इसको, ठीक है। और ये सब इधर मिल जाता है। अगर एडिशनल कैपिटल है तो बैंक, ये एडिशनल कैपिटल हो गई, और टू बैंक ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो गई। तो बेसिकली ये सब करंट में जाएगा, ये सब करंट में जाएगा अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो। समझ में आया। तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दो होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, तो फ्लक्चुएटिंग ही बनाओगे। अगर लिखा है कि प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो फिक्स्ड पे जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना। और ये चीज़ तुम्हारी चेंज इन पीएसआर में, पार्ट एडमिशन में, रिटर्न, सब जगह काम आता है पॉइंट्स। इसीलिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है। अब अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और तुमसे बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के कितने तरीके होते हैं? दो होता है ना। हाँ, कौन से होते हैं? एक तो टाइम बेसिस होता है। अच्छा, हाँ हाँ बोलते जाओ। और एक प्रोडक्ट होता है, जितना मुझे याद है नाम है। सही बोल रही है क्या? टाइम जो सही बोला, सेकंड वाला नहीं। प्रोडक्ट मुझे याद है, था तो सही। जैसे क्या ही बोलूं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मेथड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में एक होता है व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, और दूसरा है व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आप आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा तो ओपनिंग कैपिटल पे लगा दोगे। ओपनिंग कैपिटल कैसे आती है? तुम्हारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें ऐड करा ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स कौन से हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, लेस किए प्रॉफिट्स, और आपको मिल गई ओपनिंग कैपिटल। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली क्या हैं कि अगर आपको ये बोला हुआ है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी किया, हमने एडिशनल कैपिटल भी की, तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो वो ओपनिंग कैपिटल निकाल के फिर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है उसमें भी शुरुआत हम ओपनिंग कैपिटल से ही करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल तो आपको हमेशा निकालनी है। बस बात इतनी सी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो रहा है तो ओपनिंग निकालने के बाद फिर और फर्दर प्रोसेस हो जाता है, वरना सिंपल ओपनिंग पे निकाल दो। तो आपको शुरुआत ओपनिंग कैपिटल से ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान से ये भी पढ़ना है कि हमें जो ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद हमें दिया हुआ है, और फिर हमें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सिर्फ रेट पता है। तो ऐसे में भी ओपनिंग कैपिटल तो पहले निकालनी ही होगी, उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ मैं इसका, तो मेरी बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी तुम्हें। फिलहाल कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, तो हम जैसे कि ओपनिंग कैपिटल थी ₹2 लाख, ये थी 1 अप्रैल 2024 को। फिर 31 जुलाई 2024 को 1 लाख की एडिशनल कैपिटल और ली, और दिसंबर 1 दिसंबर 2024 को विड्रॉल कर ली कैपिटल
₹50,000। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम कर ले हम 12% पर एनम दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 लाख पे 12% कितने दिन का, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, 4 महीने का ये लगा देंगे, प्लस 1 लाख इंट्रोड्यूस कर दी, 3 लाख हो गई, इस पे 12%, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने का ये लगा दिया, प्लस 50,000 विड्रॉ कर ली, 250, 12%, 4 महीने का ये लगा दिया, तो माइनस नहीं होगी विड्रॉ करिए उसमें। तभी तो माइनस कर दें, 3 लाख में से 250 हो गई ना। तो जितनी कैपिटल जितने महीने रही उसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, तो ये 10, 20, 30,000। ठीक है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज वाला हो गया। ये नोट डाउन करो, फिर मैं एक एग्जांपल तुम्हें और बताती हूँ। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2002 को उनकी ये कैपिटल थी, प्रॉफिट 60,000 है, और ये 60,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, और ये प्रॉफिट हमने उनको 4:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ड्राइंग्स सारे पार्टनर्स की 1,20,000 है, हर एक की अलग अलग है ईच। ठीक है, अब हमें इसमें IOC निकालना है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो पहले तो ओपनिंग निकालेंगे, A, B और C। कैपिटल एट द एंड कितनी हो गई, 30,000, 1 10 और 2 20। ठीक है, इसमें ऐड कर दी ड्राइंग्स और लेस कर दिया प्रॉफिट्स। प्रॉफिट 4:1:1, तो 1 20, 1 20 और 1 20, प्रॉफिट्स 40, 10 और 10। ठीक है, तो हमारी कैपिटल इन द बिगनिंग आ गई। कितनी हो गई कैपिटल इन द बिगनिंग, ये हो गई 1,10,000, ये हो गई 2,20,000 और ये हो गई 3,30,000। अब ये जो कैपिटल इन द बिगनिंग है ये प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऐसा क्यों है, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ लिखा है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल चुका है। इसका मतलब ये अमाउंट हमारी अगर ओपनिंग कैपिटल 100 थी और IOC 10% था तो 110। इसका मतलब दिस अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 110, यही मतलब हुआ। तो IOC कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 1,10,000 इंटू 10/110, 220 इंटू 10/110 और 330 इंटू 10/110। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 10,000
20,000, 30,000, ये इंटरेस्ट हो गया। यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 1,10,000 में से 10 माइनस किए 1,00,000, 2,20,000 में से 20 माइनस किए 2,00,000, 3,00,000। ये हमारे कैपिटल इन द बिगनिंग आ गई। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ये तो अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? समझ में आया? अब अगर कुछ ऐसा हो जाता कि हमें ए, बी और सी तीनों की क्लोजिंग कैपिटल है, मान लो ये दी हुई है 40, 30 और 40, ठीक है? इसमें हमने ऐड कर दिए ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमने करा 1,80,000, 50,000। और अगर हमें एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी, यानी कि हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी कुछ थी और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी थे, मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी था। अभी दोनों को मिक्स करके बता रही हूँ मैं कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग्स दिए हुए हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं ये, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी था। 3,00,000, 4,00,000, 1,00,000 और एडिशनल कैपिटल भी हमारे पास थी, मान लो 2,00,000, 3,00,000, 40,000 और लेस प्रॉफिट्स भी थे 10,000, 20,000, 10,000। अब देखो इसमें दोनों का मिक्सचर हो गया। अब इसमें क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल आ गई। कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल? 2,30,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ पहले का कितना है? 2,30,000 पक्का? 3 ये हो गया, 1 2, हाँ 230 हो गया। दूसरे में हो गया 190 और तीसरे का हो गया, ये हो गया 40 कैंसिल 140। अब अगर मैं इनकी डेट्स बताऊं, ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ये जून 30 था और एडिशनल कैपिटल जो थी ये सितंबर 30 थी। तो ए का मैं निकाल के बताती हूँ। अब क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 230 है, ये कितने दिन रहे? जून 30 तक, तो अप्रैल मई जून 12%, 3 महीने। फिर क्या हुआ? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुई ना, कितनी हुई? 3,00,000। 3,00,000 तो विड्रॉ ही नहीं कर सकते, यानी कि नेगेटिव में चला गया, ठीक है ना? कैपिटल अब क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो नेगेटिव में भी जा ही सकती है, तो नेगेटिव में चले गई 3,00,000 की ड्राइंग्स करते ही, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते ही। तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पर ये माइनस हो गया। कितनी चली गई कैपिटल नेगेटिव में? 70,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है? एक तो ये ध्यान रखना है। अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट उस पर भी लगेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट डेबिट ना होकर क्रेडिट, यानी कि फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, यानी कि टोटल इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट जो था उसमें से माइनस कर देंगे। अब क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल लगा दी,
कितनी 2 लाख, यानी कि 70,000 नेगेटिव में थी, 2 लाख उसने लगाई तो उसकी कितनी कैपिटल हो गई 31। 31 की कैपिटल उसकी 12% कितने दिन रही ये 30 कहाँ से आया? बेटा? 70,000 नेगेटिव में था ना, अच्छा हाँ ठीक है। तो नेगेटिव थी 70,000 नेगेटिव, और 2 लाख हमने जब और लगाई तो 70 नेगेटिव और 2 लाख हमने कैपिटल और लगा दी, तो नेट कैपिटल उसकी जो बैलेंस आया वो 130, तो 130 पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इंटरेस्ट लगाया माइनस ये लगा दिया प्लस ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया ये आ गया 600, 12,600। समझे कैसे आ रहा है? अगर हमें किसी क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो फिर हम ये सब कुछ करते ही नहीं। अगर ये लॉस होता तो हमें इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देते ही नहीं, वो तो फिर कहानी अलग आ जाती है, तो उसको फिर हम वो देते ही नहीं पार्टनर्स को, वो फिर कहानी अलग आ जाती है। अभी वो करते हैं लॉस वाला केस, वो कहानी बदल जाएगी फिर पूरी। वैसे आईओसी जो है वो चार्ज अगेंस्ट नहीं, तभी तो मैं कह रही हूँ रुक जाओ, जंप्स मत करो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलने दो, ठीक है। इसका बी और सी का निकाल लो फटाफट से। तो ठीक है, बी का आंसर आ गया 4800 और सी का आ गया 10,200, ठीक। अब इसके बाद हमें एक अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है वो? क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक हमारे पास आइटम होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होती है एप्रोप्रिएशंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब इवन इन केस ऑफ लॉस दीज आइटम्स हैज टू बी पेड। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू अ पार्टनर, ये दो हमारी मेजर है। नॉर्मली तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही हो, उसमें सारा करके प्रॉफिट निकालते ही हो। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू अ पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इन केस ऑफ लॉस इट हैज़ टू बी पेड। और बाकी जो हम बात करते हैं सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सब एप्रोप्रिएशंस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब एप्रोप्रिएशंस होते हैं। मतलब जितना प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन पार्टनर्स का ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये हमेशा एप्रोप्रिएशन में ही आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, नो, this is not charge against profits, this is appropriation of profit. Interest on capital may be charge against profits, true, may be तो हो सकता है ना। तो समझ लो एक वर्ड के फ़र्क से वो जो assertion रीजनिंग में गलतियाँ होती हैं वो ये एक एक वर्ड के फ़र्क से ही होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल may be charge against profits, true। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, एक वर्ड से हमारा आंसर चेंज हो गया। इसीलिए रीडिंग टाइम में पेपर को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है
ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, जिसमें हमने कहा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली ये नेट प्रॉफिट है जिसमें से हमने आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, अगर ये दोनों आइटम्स हैं तो ये दोनों को माइनस करके ही यहाँ शो करना होता है। ठीक है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर कोई रिजर्व बनाया है तो रिजर्व। यानी कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट बिफोर ऑल द इंटरेस्ट एंड आफ्टर सैलरी, यानी कि हम सैलरी ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो हम सैलरी को फिर से प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें ये जो प्रॉफिट है दिस शुड बी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कमीशन, ये ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है, एक टेस्ट में मैंने दिया था, उसमें था कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी, तो यानी कि सैलरी चार्ज करने के बाद तो हमें सैलरी यहाँ भी ऐड करनी है, फिर यहाँ दिखानी भी है। आलस नहीं करना कि क्या जरूरत है ऐड करने की, ना तो यहाँ ऐड करो ना यहाँ दिखाओ। वैसे आएगा तो आंसर सही था। आंसर सही आएगा लेकिन वो प्रेजेंटेशन गलत होगी, आंसर सही आएगा, मार्क्स कटेंगे। अब बेटा नहीं कटने होते तो मैं बोलती क्यों? तो समझ में आ गया। यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। गारंटी अभी इसीलिए बताया था, मतलब आ रही हूँ, उड़ूंगी कैसे मैं। मतलब उसी में दिक्कत है मेरे। हाँ, तो ये आपका एप्रोप्रिएशन हो गया। अगर आपका इफ डिविजिबल प्रॉफिट is less than appropriations, appropriation से कम है divisible profit, so then profits should be distributed in किस रेशो? in the ratio of appropriations। जो भी हमारी appropriations की रेशो है उसमें जाएगा। मतलब अगर नॉर्मली डिविजिबल प्रॉफिट सफिशिएंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉफिट कम है तो हम उसको किस रेशो में डालेंगे? जिस रेशो में appropriations है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना होता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्या कहते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन कैपिटल रेशो। तो वर्ड्स चेंज हो गए, बात वही है। कैसे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है, मान लो डिविजिबल प्रॉफिट क्या मतलब, हमारे पास नेट प्रॉफिट है मान लो ₹1 लाख। ठीक है, ए, बी और सी की कैपिटल आईओसी हमने जब देखा तो इसका आया 40,000, इसका आया 50,000 और इसका आया 60,000। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इसका हो गया 150, जबकि हमारे पास नेट प्रॉफिट तो 1 लाख ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को इनकी PSR चाहे इक्वल है लेकिन इक्वल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस अमाउंट को 4:5:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या है, इनकी कैपिटल रेशो होगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होती है वो कैपिटल रेशो ही होती है हमेशा। तो ये इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। ठीक है, समझे? ये क्लियर हुई बात? अब अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि
इसी को थोड़ा सा और करते हैं। अगर हमें इनको सैलरी देनी होती, इसकी सैलरी 20,000 है, इसकी 10,000 है, कमीशन इसका 30,000 है, ऐसा कुछ होता तो हम कैपिटल रेशो में नहीं देते, फिर हम रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में देते। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे आएगी? 60, ए को 60 मिलना है, इसको 80 मिलना है और इसको 70 मिलना है। तो 1 लाख को 6:8:7 में कर देते हैं। नया रेशो नहीं है ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही रहेगा, कोई रेशो नहीं चेंज हो रहा है इनका। बस हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन में आ रहा है, ये रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन है। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स कम है तो किसी के साथ कोई हेरा फेरी ना हो, तो जिसको जितना मिलना था उस प्रोपोर्शनेट में उसको उतना मिल गया। लॉजिकली ऐसे समझ लो, समझे? आई बात समझ में? नोट डाउन करो, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया कि हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया, हमने कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे। अब होता क्या है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर को गारंटी मिल जाए। किस बात की गारंटी? फॉर मिनिमम प्रॉफिट, कि इतना मिनिमम प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे। अब ये जो गारंटी है, ये गारंटी फर्म भी दे सकती है और पार्टनर भी दे सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि गारंटी फर्म दे दे कि भाई अगर इस पार्टनर को प्रॉफिट इससे कम मिला तो उसको फर्म बियर करेगी, या कोई पार्टनर दे दे कि मैं पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है। जैसे कि मान लो हमने कहा नेट प्रॉफिट है ₹120, 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, 3:2:1, तो इसको 60 मिल गया और इसको कितना मिला? 20 और इसको 40। ठीक है। अब अगर सी को सी गारंटीड फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, सिर्फ इतना लिखा है कि सी को 50,000 की गारंटी मिली, तब सिंपली इसको 30 और मिलेंगे और ये 30 3:2 की रेशो में ए और बी बियर कर लेंगे। कुछ भी नहीं लिखा तो ए और बी बियर कर लेंगे। तो ये 12,000 और ये 18,000 और यहाँ से आ जाएगा 42, इसका आ जाएगा 28 और इसका आ जाएगा 50। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर इसमें कुछ ऐसा होता कि ए, बी और सी 60, 40 और 20 और हमें ये होता कि जो ये 50,000 है ये ए एंड बी इक्वली लेंगे, इक्वली बियर करेंगे, तो ठीक है इक्वली बियर कर देते। इसको तो 30 ही मिलना है, दोनों 15-15 कर देते हैं, तो ये हो जाता 35 क्यों? हाँ 45। हाँ यार मैं वही सोच रही हूँ, इतनी बड़ी गलती, और तुम भी चुपचाप बैठे हो। ये हो जाता। अगर हम ऐसे बोल देते कि इसको 60, 40, 20 की पूरी गारंटी ए दे रहा है, तो पूरा का पूरा 30 यहाँ से माइनस हो जाता।
40 और 50। ठीक है, ये हो जाते ना। अब अगर ऐसा हो जाता कि प्रॉफिट होता ही नहीं, लॉस होता, तो फिर उल्टा होता ना, प्लस हो जाता। देखते हैं तब भी नोट डाउन करवा करो साथ साथ में, फिर आगे के केसेस बताती हूँ। प्रिपेयर करते बचाओ। आपसे पढ़ रहा हूँ। अब देखो, अगर लॉस होगा तो मान लो लॉस होता ए, बी और सी। अगर हमारे पास यहाँ पे लॉस होता, ये 30,000, 20,000 और 10,000। अब इसको तो हमने गारंटी दी है सी को कि 50,000 का प्रॉफिट तेरे को मिलेगा ही मिलेगा भैया मेरे। तो अब क्या करेंगे हम, इसको 60 मिलेंगे तो जाके इसके 50 यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव। तो सेम प्रोसेस, अगर तो फर्म दे रही है यानी कि दोनों पार्टनर्स दे रहे हैं, तो 60,000 को ये दोनों 3:2 में कर लेंगे, तो 24,000 और 36,000। तो यानी कि इसका 66,000 नेगेटिव में आ गया और इसका 44,000 नेगेटिव में आ गया। ठीक है, इस तरह से होगा। अब ये सारा का सारा प्रोसेस, चाहे अप्रोप्रिएशन हो चाहे गारंटी हो, अगर जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में पूछा जाए तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो अब जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उस सब की जर्नल एंट्रीज हम करना सीख लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि अगर जर्नल एंट्रीज करना सीख जाओगे तो तुम्हें आगे की जो पास्ट रजिस्टर की कहानी है वो भी ईजी हो जाएगी। एक इसमें और चीज़ समझ लो, पहले एक मिनिमम अर्निंग गारंटी होती है। ये मिनिमम अर्निंग गारंटी कौन देता है, बाय पार्टनर टू फर्म। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर पार्टनर ने कहा, ये जनरली प्रोफेशनल के केस में होती है। प्रोफेशनल में मतलब जैसे कि लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो अगर ये डिसाइड हुआ कि भाई हमारी जो मिनिमम अर्निंग है, मेरा कंट्रीब्यूशन, अगर हम सब ने पार्टनरशिप किया, मैंने कहा मेरा कंट्रीब्यूशन पूरे साल में टोटल फीस कलेक्शन में 5 लाख का रहेगा, लेकिन मेरी तरफ से 4 लाख ही आए, तो 1 लाख मैं अपनी जेब से दूंगी। तो कुछ भी नहीं करना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पे पहले लिख देना है बाय जो भी पार्टनर था टू 1 लाख। ठीक है, वो 1 लाख लिख दिया। अब वो टोटल प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे करते हैं वैसे कर लिया, तो उसमें कुछ ऐसे अलग बड़ी चीज़ नहीं है। अब आती है जर्नल एंट्रीज। तो पहले जर्नल एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की होगी। तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई। ट्रांसफ़र करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स। अगर तो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो कैपिटल, वरना करंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो हर एक पार्टनर का आ जाएगा। ऐसे ही लॉस हुआ तो भी फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी। नहीं तो रिवर्स हो जाएगी ना, अगर लॉस हुआ है तो। और लॉस हुआ है तो फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एप्रोप्रिएशन है ना। फिर तो सारा काया पलट हो जाएगी, फिर तो ये कहानियाँ ही नहीं आएंगी आगे की, आसान चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही अगर सैलरी देनी हो, कमीशन देना हो, टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी ये एंट्री आती है, और अगर ड्राइंग्स हैं तो बैंक अकाउंट। बेसिकली चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, इन बोथ द केसेस ड्राइंग्स तो हो ही रहे हैं ना, तो बैंक के थ्रू ही चले जाते हैं। ठीक है, फिर अब क्या होगा, अब इन सबको पीएनएल में ट्रांसफर करना है अप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट कर दिया। तो अगर तुमसे कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री दो, तब तो ये होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र करने की एंट्री दो तो ये होगी। फिर टू सैलरी, हाँ ये कमीशन, ये ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में कहा है कि आईओसी कैलकुलेट करो और उसकी जर्नल एंट्री करो, हाँ, तो तुम दोनों ही करोगे। प्रॉफिट, उसमें फिर हमें ये फर्स्ट वाली भी करनी होगी ना? नहीं, अगर तुम्हें प्रॉफिट दिया है तो करोगे बेटा। अगर तुम्हें आईओसी दिया कैलकुलेट करने को दिया है, उसी की एंट्री करने को बोला है, तुम्हें प्रॉफिट्स पता ही नहीं है, तो नहीं। तब तुम कैसे कर दोगे भाई? डेटा ही नहीं है। अगर हो तो करोगे, तब तो ये है ही ना फिर करने के लिए एंट्री, फिर तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। बैंक अकाउंट की जगह फोल्ड एंट्री को ड्राइंग का लिख देते। अगर तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो तुम ड्राइंग्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर दी, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये हमने डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री की है। अगर लॉस होता तो रिवर्स एंट्री कर देते। ठीक है, लॉस के केस में भी ड्राइंग्स की एंट्री तो होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम है। ठीक है, अगर लॉस है तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री तो होगी, क्योंकि वो इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सैलरी की एंट्री नहीं होगी। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब इसी में अगर गारंटी वाली एंट्री होंगी तो जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसका डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब गारंटी की भी तो एंट्री करनी होगी। तो गारंटी की एंट्री में, क्योंकि जिसको गारंटी मिल रही है वो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, जो गारंटी दे रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या हुआ? नेक्स्ट हमारे पास आया पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी एरर्स थी या कुछ ऐसे ओमिशंस हो गए, यानी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि अरे ये तो हम देना ही भूल गए, या हमने गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। तो इस तरह की जो ओमिशंस हैं वो करने हैं, तो इसके लिए हमें एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने का तरीका क्या है? पहला, रिवर्स ऑल द रॉन्ग ट्रांजेक्शंस। दूसरा, डू ऑल द करेक्ट ट्रांजेक्शंस। तीसरा, फाइंड आउट द बैलेंस। ठीक है, अब मान लो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशो में। नेट प्रॉफिट जो हमारे पास था डिविजिबल प्रॉफिट वो 50,000 था। आईओसी 4,000 ए का और 6,000 बी का।
अगर सैलरी की बात करें तो ए की सैलरी थी 10,000 और बी की सैलरी है 8,000। हम आईओसी देना भूल गए और हम सैलरी देना भूल गए और हमने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया, जबकि 3:2 में डिवाइड होना था। ठीक है, अब हमें दो तरह से बोला जा सकता है। एक हो सकता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री पास करो, जो हमें 2 आइटम भूल गए देना उसके लिए एक एंट्री पास करो एडजस्टमेंट की। एक ये पूछा जा सकता है पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ये मत सोचना कि कोई टाइपिंग एरर है, एडजस्टमेंट एंट्री भी पूछी जा सकती है और एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, दोनों अलग हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं, क्यों? उसका रीज़न है, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं है। मोस्टली 99% अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, टीएस ग्रेवाल की बात करें, डीके गोयल की बात करें, स्कूल एग्जाम्स की बात करें, ट्यूशन एग्जाम्स की बात करें, हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जाती है। एंट्रीज तो कभी गलती से एक बार पूछ ली तो पूछ ली, वंस इन अ वाइल, तो आदत ही वो पड़ जाती है, तो भूल ही जाते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होती हैं। तो रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली, रीडिंग टाइम को यूज़ तरीके से करना है। ठीक है, अब पहले एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं। एक एंट्री करनी है, उसका स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना लिए। वर्किंग नोट्स में एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी? 3 कॉलम बनेंगे, 1, 2 और 3, और फिर 3 कॉलम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये ए का, ये बी का और ये फर्म। ए और बी के जो कॉलम्स हैं वो कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और जो फर्म का कॉलम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, ये 2 कॉलम में ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट, पहला स्टेप क्या था? रिवर्स ऑल द रॉन्ग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे रिवर्स में रॉन्ग क्या हुआ है? रॉन्ग तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई है कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और तो कुछ रॉन्ग हुआ ही नहीं। तो हमने सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट। आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें तो कुछ रॉन्ग शायद था नहीं मेरे को। अगर कुछ रॉन्ग था ही नहीं तो डायरेक्ट करेक्ट एंट्री से करना शुरू कर दो, ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ रॉन्ग हुआ ही नहीं, मान लो इसमें ये लाइन नहीं लिखी होती तो यानी कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो भी था बस रॉन्ग। लेकिन अगर प्रॉफिट दिया ही नहीं होता इस क्वेश्चन में, अगर ये 50,000 का प्रॉफिट दिया ही नहीं होता तब तो फिर कुछ रॉन्ग हमें पता ही नहीं ना, फिर तो हम करेक्ट कर देते और उसको एंट्री कर देते। अच्छा, मतलब जो रॉन्ग हुआ ही नहीं तो करेक्ट करो और उससे जो भी प्रॉफिट है लॉस आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल। तो रॉन्ग प्रॉफिट क्या हुआ? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 50,000 कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डेबिट साइड आता है। अब रिवर्स करेंगे ना हम, तो रिवर्स का मतलब पार्टनर्स में डेबिट और फर्म में क्रेडिट। ये तो हमने पहला स्टेप कर दिया। अब आईओसी दे देते हैं। कितना कितना देना है? 4,000, 6,000 और ये आ गया 10,000, क्योंकि आईओसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। तो सही ढंग से लिख दिया। सैलरी इसकी है 10,000 और इसकी है 8,000 और यहाँ लिख दिया 18,000। करेक्ट प्रॉफिट 50,000 में से 28,000 गए तो 22,000। 22,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तो क्या कर देंगे? तो ये आ गया 8,800 और ये आ गया 2,000।
अगर इसी में गारंटी की बात कर देते, वो इसी में अगर गारंटी की बात कर देते तो हम क्या करते, जो जिसको गारंटी दे रहा है, तो जिसको गारंटी मिल रही है उसके क्रेडिट में डाल देते, और जो गारंटी दे रहा है उसके डेबिट में डाल देते। ठीक है ना। बैलेंस फिगर है ना करेक्ट। ये 22,000 बैलेंसिंग फिगर है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। 25, 27,200, 25 और 22,800। वाह। तो इसका 2200 क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट करेंगे, इसका 2200 डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो ये कैपिटल की जगह करंट लिख देते। ये अभी तो सब बता रहे हो आंसर, लेकिन टेस्ट में सब गलत करते हो, भूल जाते हो और 0 नंबर मिल जाता है। याद रहता है बट वो फिक्स वाला वर्ड पढ़ना रह जाता है वो। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, इतने दिनों में सबसे ज़्यादा गलती पढ़ने की वजह से हो रही है कि हम पेपर में ये तो दिखा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं। तो कृपया करके पढ़ लो पेपर अच्छे से, ठीक है। मैं पढ़ ज़्यादा लेता हूँ, टाइम खत्म हो जाता है। तू थोड़ा कम पढ़, तू पढ़ता ही रहता है। अच्छा पढ़ता भी नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, ऐसे देखता रहता है जैसे वो उड़ के ऐसे आ जाएगा आंखों के सामने, ऐसे वेट करता है कुछ मैजिक होने वाला है। निकल के आएगा। हो कुछ तो हो जाएगा, मतलब मैजिक ही हो जाएगा। चलो अब एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है तो कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज, पहली जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना है हमें, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। पहले रॉन्ग प्रॉफिट लेंगे। चलो पहले रॉन्ग से कर देते हैं। ए बी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट से होगा, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम हो तो करंट से होगा। कितना था, 50,000, 25। फिर सेकेंड एंट्री उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी। और यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को ऐड करके कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। नरेशन में प्रॉपर लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स विच वर ओमिटेड, ऐसे नरेशन में लिख दो तो तुम्हारी वो टाइम बच जाएगा कि 2 एंट्रीज की जगह 1 कर दोगे। बाकी 2 भी करने में कोई बुराई नहीं है, बट वही लिखने का टाइम बचता है। तो कितनी थी, ए का था 4, 10 और 4 14। तो ऐसे नहीं कर सकते कि ए और बी की जगह लिखने की जगह आई और सी और वो तो लिखना अलाउड ही नहीं ना, उसकी जगह तुमने P&L एडजस्टमेंट लिखा है। ये कर दिया, ठीक है। अब देखो ए का डेबिट हो गया 25 से और क्रेडिट हो गया 14 से। करेक्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है अब हमारा, 50 नहीं, क्यों 50 और 22,000 ही तो आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी कितना था, 22,000, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 13,200 और 8,800।
अब तुम ऑटोमेटिकली देखो, ए के में डेबिट हो रहा है 25, ए के में डेबिट हो रहा है 25 और क्रेडिट में 14 और 13,200। तो अगर मैं ऐसे देखूं, मतलब मैं क्रॉस चेक करा रही हूँ, तुम्हें करके नहीं दिखाना, मैं ऐसे देखूं तो 27,200 ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट हो रहा है ना 2,200 से। ये ज़्यादा अच्छा है फिर तो मतलब। अच्छा तो सभी होता है जब समझ में आ जाए तो। सब अच्छा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 साल बाद कहोगे 12th के अकाउंट्स बहुत आसान थे, पता नहीं हमें ऐसे क्यों लगती थी। तो इस तरह से हमारा फंडामेंटल्स का चैप्टर खत्म हुआ और हमारे साहब अब पधार रहे हैं। कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं, नेताजी लोग ऐसे ही होते हैं, फंक्शन खत्म होने के टाइम पर आते हैं। परफेक्ट टाइम पे ये चैप्टर खत्म और मिलने तो चैप्टर खत्म हो गया पूरा, मैंने आपको समअप बता दिया है। प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है क्योंकि पेपर तुम्हें ही लिखना है। मैं फिर से कह रही हूँ, जितनी बार करो इन पेपर्स को सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक कि तुम्हें लर्न ना हो जाए पेपर्स। अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली वेपन थ्रू विच यू कैन बीट योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.